हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद जो प्रांतीय राजवंश की स्थापना, प्रांतीय राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने बंगाल पढ़ा, जौनपुर पढ़ा। कल मैंने आपको बताया कि जौनपुर में जो है 1408 में जो है मस्जिद, अदीना मस्जिद, सॉरी सॉरी जौनपुर जौनपुर जो है, जौनपुर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। आज जो है हम लोग मालवा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग मालवा के बारे में पढ़ेंगे। मालवा मालवा जो है एक पठार है। मालवा क्या है? एक पठार है। और ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। किसी भी शासक को उत्तर भारत के, तो किसी भी, मालवा का सामरिक महत्व है, याद रखिएगा। मालवा का सामरिक महत्व है। मालवा का सामरिक महत्व है। उत्तर भारत, एक मैं आपको थोड़ा सा विषयांतर होकर समझा रहा हूं। उत्तर भारत में कोई भी राजा तभी शक्तिशाली हो सकता है जब वह मालवा पर कैप्चर करता है। उत्तर भारत में कोई राजा तभी शक्तिशाली हो सकता है जब वो मालवा पर कैप्चर करता है। जैसे आप देखे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के समय भी मालवा नियंत्रण में था। गुप्त साम्राज्य के समय भी मालवा नियंत्रण में था। या आपको कन्नौज में भी जब राजा भोज वगैरह थे तो मालवा पर कब्जा रखते थे, क्योंकि मालवा का महत्व इसलिए था कि गुजरात जाने का यह प्रवेश द्वार था। मतलब पूरे उत्तर भारत का व्यापार जो है मालवा के रास्ते ही गुजरात से होता था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ था। इसलिए मालवा जितना बहुत ही महत्वपूर्ण था। खैर, ये यहाँ पर विषयांतर हो गया। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, मालवा एक प्रांतीय राजवंश के रूप में उभरा जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गया। हुआ यह कि 1398 ईस्वी में जब तैमूरलंग ने आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गया, और इसी कमजोरी का दिल्ली सल्तनत का फायदा उठा के 1401 ईस्वी में मालवा स्वतंत्र हो गया। 1401 ईस्वी में मालवा स्वतंत्र हो गया। मालवा की जलवायु भी बहुत सुंदर है और अनुकूल जलवायु है और समृद्ध उपजाऊ प्रदेश है। मालवा के पास उपजाऊ प्रदेश भी है, अनुकूल जलवायु भी है। अब हम लोग मालवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी शासक हुए थे। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था। 1305 ईस्वी में मालवा को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, और 1305 से लेके 1398 तक मालवा जो है दिल्ली सल्तनत के कब्जे में रहा। और 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ दिल्ली सल्तनत पर, तो दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर 1401 ईस्वी में जो है मालवा स्वतंत्र हो गया। 1401 ईस्वी में मालवा स्वतंत्र हो गया। मालवा को स्वतंत्र कराने में उनका शासक था, नाम था हुसैन खां गोरी। मालवा को स्वतंत्र कौन कराया था? हुसैन खां गोरी। इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने दिलावर खां का उपाधि दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने हुसैन खां गोरी को जो है दिलावर खां का उपाधि दिया था। तो इसी हुसैन खां गोरी या दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र करा दिया, और जो है धार को अपनी राजधानी बनाया। धार को अपनी राजधानी बनाया। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हुसैन खां गोरी या दिलावर खां ने मालवा को स्वतंत्र किया। उसके बाद है हुसैन शाह। हुसैन शाह जो है उसके बाद नेक्स्ट राजा हुए। और हुसैन शाह ने क्या किया, धारा को जो राजधानी थी उसको मांडू को बना दिया। धारा को चेंज करके राजधानी मांडू को बना दिया, है ना। यह हुसैन शाह का, और इसने जो है सभी संप्रदाय के प्रति, हुसैन शाह है ना, सभी संप्रदाय के प्रति जो है हुसैन शाह एक उदारता का नीति अपनाया। सभी संप्रदाय के प्रति हुसैन शाह ने उदारता की नीति को अपनाया। उसके बाद है महमूद शाह शासक बने। महमूद शाह शासक बने। महमूद शाह का समय है
आपका 1436 से लेके 1436 से लेके 1469 तक ये शासक बने महमूद शाह। और इसने जो है महमूद शाह ने जो है खिलजी वंश की नींव डाली, मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली। इसके पहले जो था वह हुसैन खां गोरी का वंश का शासन था, लेकिन महमूद शाह ने खिलजी वंश का 1436 ईस्वी में स्थापना किया। 1401 से लेकर 1436 तक हुसैन शाह, दिलावर खां लोदी और दिलावर खां गोरी या दिलावर खां या हुसैन खां गोरी का शासन था। उसके बाद हुसैन शाह का शासन हुआ। फिर हुसैन शाह को पराजित करके महमूद शाह ने जो है खिलजी वंश का स्थापना 1436 ईस्वी में किया मालवा में। यह योग्य शासक था। महमूद शाह एक योग्य शासक था। इस समय गुजरात का शासक था अहमद शाह, गुजरात का शासक था अहमद शाह, और मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। मेवाड़ का शासक था राणा कुंभा। गुजरात का शासक कौन था? अहमद शाह। और मेवाड़ का शासक क्या था? राणा कुंभा। तो ये जो है अहमद शाह और राणा कुंभा ने जो है क्या कहते हैं, ये महमूद शाह का जो है समकालीन था। महमूद शाह का समकालीन था। ये गुजरात का शासक अहमद शाह और मेवाड़ का शासक राणा कुंभा का ये समकालीन था। ये मिस्र के खलीफा ने उसे सुल्तान का उसे जो है सुल्तान का उपाधि दिया था। मिस्र के खलीफा ने उसे सुल्तान का उपाधि दिया था। मिस्र के खलीफा ने उसे सुल्तान का उपाधि दिया था। महमूद शाह का लड़ाई हुआ था मेवाड़ के साथ, और कहा जाता है कि मेवाड़ ने भी कहा कि मैं जीत गया हूं, और महमूद शाह ने भी, मालवा का शासक महमूद शाह ने भी कहा कि मैं जीत गया हूं। तो मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया था। ठीक, चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया था। और महमूद शाह ने भी जो है वो मांडू में 7 मंजिला जो है वाला स्तंभ बनाया था। 7 मंजिला वाला स्तंभ बनाया था। 7 मंजिला वाला स्तंभ। महमूद शाह और मेवाड़ के शासक राणा कुंभा दोनों आपस में लड़े, और दोनों ने कहा कि मैं जीत गया। राणा कुंभा ने भी कहा कि मैं जीत गया, और महमूद शाह ने कहा कि मैं जीत गया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनाया अपनी खुशी में, और मालवा के महमूद शाह ने भी जो है मांडू में 7 मंजिला वाला स्तंभ बनाया विजय की खुशी में। तो यह हो गया आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, है ना। उसके बाद एक और शासक हुए खिलजी वंश में, मतलब मालवा के खिलजी वंश में बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुए, वो थे महमूद शाह द्वितीय खिलजी। महमूद शाह द्वितीय खिलजी। महमूद शाह द्वितीय खिलजी। और ये जो है बहुत ही विषम परिस्थिति में शासक बना था। विषम परिस्थिति में जो है वह राजा बना था, है ना। और इसने क्या किया था? चंदेरी का मेदिनी राय, चंदेरी के मेदिनी राय को इसने जो है अपना वजीर नियुक्त किया था। चंदेरी के मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया था, है ना। तो यह इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। और 1531 ईस्वी में गुजरात का शासक था बहादुर शाह ने मालवा को जीत लिया। गुजरात के शासक जो थे बहादुर शाह ने जो है मालवा को जीत लिया। मालवा को गुजरात राज्य में जीत लिया। तो यह हो गया आपका मालवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पर क्वेश्चन यह होता है, एक कुछ और मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। जैसे मांडू है, मांडू में जाइएगा तो जहाज महल देखने को मिलेगा। परीक्षा में पूछ सकता है कि जहाज महल कहाँ है, तो मांडू में जाइएगा। जब मालवा में मांडू जो जगह राजधानी थी मालवा की, तो वहाँ जहाज महल देखने को मिलेगा। और ये जहाज महल बनवाया था गियासुद्दीन खिलजी ने। जहाज महल किसने बनाया था? गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मांडू इतना सुंदर है कि वहाँ पर आपको एक से एक भवन मिलेगा। तो आप जब जाइएगा मांडू घूमने के लिए तो आपका मन काफी खुश हो जाएगा। आह्लाद प्रदायक नगर कहा जाता है। आह्लाद प्रदायक नगर, आह्लाद का अर्थ हुआ खुशी देने वाला नगर। आह्लाद प्रदायक नगर अगर किसी को कहा जाता है तो वह मांडू को कहा जाता है।
आह्लाद प्रदायक नगर अगर किसी को कहा जाता है तो मांडू शहर को कहा। मांडू शहर जाने पर आपको काफी स्थापत्य एक से एक बढ़कर देखने को मिलेगा, जिसमें पहला स्थापत्य है नुकीला मेहराब, आपको मांडू में देखने को मिलेगा। नुकीला मेहराब, मेहराब जो है वहां नुकीला देखने को मिलेगा। पहला चीज ढालदार गुंबद, ढालदार गुंबद वो भी आपको देखने को मिलेगा। पिरामिड आकार की छत, पिरामिड आकार की छत, नुकीला मेहराब, ढालदार गुंबद, पिरामिड आकार की छत। उसके बाद मेहराब में लिंटर और तोली का प्रयोग, मेहराब में लिंटर और तोली का प्रयोग, मेहराब में लिंटर व तोली का प्रयोग जो है देखने को मिलता है। ऊंची सीढ़ियों पर इमारत तोली का प्रयोग मिलता है और ऊंची चोटियों पर इमारत का निर्माण, ऊंची चोटी पर इमारत का निर्माण, ऊंची चोटी पर इमारत का निर्माण। और सीढ़ी जो है वह सीढ़ियों को साज सज्जा के लिए रंगों का प्रयोग किया गया है। सीढ़ी की साज सज्जा के लिए सीढ़ी की साज सज्जा के लिए रंगों का प्रयोग किया गया है। सीढ़ी की साज सज्जा के लिए रंगों का प्रयोग किया गया। नुकीला मेहराब का प्रयोग किया गया है, ढालदार गुंबद का प्रयोग किया गया है, पिरामिड आकार की छत का प्रयोग किया गया है, मेहराब में लिंटर और तोली का प्रयोग किया गया, ऊंची चोटी पर इमारत का निर्माण किया गया। ये सब जो है आपको मालवा के स्थापत्य की विशेषता है। इसको थोड़ा सा पॉइंट में याद रखिएगा, खासकर जो यूपी आज का संघ लोक सेवा आयोग में काफी प्रश्न जो है आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं, तो ये सब वहीं से प्रश्न आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा असम के अहोम राज्य के बारे में पढ़ लें। अहोम राज्य, अहोम राज्य जो है वो आसाम के उत्तर पूर्वी भाग में है। असम के उत्तर पूर्वी भाग में अहोम राज्य है, ठीक। और ये मंगोलायड नस्ल के हैं, मंगोलायड नस्ल के हैं। ये कौन नस्ल के हैं? मंगोलायड नस्ल के हैं। और ताई जनजाति है, चीन के महान ताई जनजाति के ये वंशज है। चीन के महान ताई जनजाति के ये वंशज है अहोम लोग, लेकिन बाद में ये भारत के ही हो गए, बस के हो गए। 1228 ईस्वी में जो है के नेतृत्व में भारत आए थे। 1228 ईस्वी में सुखामा के नेतृत्व में ये लोग भारत आए थे। 1228 ईस्वी के आसपास में भारत आए थे और बंगाल तथा मुगल शासक के खिलाफ बहुत दिनों तक इन्होंने संघर्ष किया था, शासकों के साथ संघर्ष किया था। इसी में एक शासक हुए सुहंग भंग। सुहंग भंग का समय है 1497 से 1539 तक सुहंग भंग का समय हुआ। और ये वैष्णव संत शंकर देव के समकालीन थे। वैष्णव संत शंकर देव के समकालीन थे। सुहंग भंग जो थे 1497 से 1539 तक वैष्णव संत शंकर देव के ये समकालीन थे। और वैष्णव धर्म के प्रभाव में आकर इन्होंने अपना नाम सुहंग भंग ने स्वर्ण नारायण रख लिया। स्वर्ण नारायण रख लिया। सुहंग भंग ने अपना नाम ये जो है अहोम जो थे ये काफी दिनों तक ब्रिटिश शासन के समय तक ये अहोम बने रहे। यही है अहोम राज्य के बारे में जानकारी। मतलब अहोम में सुहंग भंग एक इंपॉर्टेंट राजा हुए जो वैष्णव संत शंकर देव के समकालीन थे और वैष्णव धर्म के प्रभाव में आकर, शंकर देव के प्रभाव में आकर इन्होंने अपना नाम स्वर्ग नारायण रख लिया। तो यह सब है आपको पढ़ना है अहोम राज्य के बारे में। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अन्य प्रांतीय राजवंशों के साथ आपके पास प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।